दिल जो न कह सका, चलते 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 हम इंतजार करेंगे। अनकही अनसुनी सी कुछ बातें, अनकही अनसुनी सी कुछ बातें, सूने दिन और सुनसा रातें, टूटे बिखरे हुए ख्वाब, टूटे बिखरे हुए ख्वाब, एक गुमनाम गम की सौगातें। नमस्कार, राजेंद्र फिल्म्स पर मैं कीर्ति प्रकाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए चलते हैं सितारों के जहां में। ठाड़े रहियो हो बाकी यार रे, ठाड़े रहियो। मौसम है आशिकाना, हम हैं तैयार चलो। मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने आखिरी फिल्म की साथ में फूल और पत्थर। मीना के सहारे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते धर्मेंद्र मीना से दूर होते गए और मीना कुमारी अकेली रह गईं, अपने आप में सिमटती चली गईं और धीरे धीरे बीमार रहने लगीं। पूर्णिमा मर चुकी है, अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहा आपके सिवा। मीना के जिंदगी के बहुत करीब से गुजरने वाले हर शख्स ने उनके दिल को ठेस ही पहुंचाई। ना हाथ थाम सके, ना हाथ थाम सके, न पकड़ सके दामन, ना हाथ थाम सके, न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। उन्हें नींद भी नहीं आती थी, लिहाजा परेशानियां बढ़ने लगी और उन्हें डॉक्टर की मदद की जरूरत पड़ गई। संसार से भागे फिरते हो। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर सईद टिमरजा ने उन्हें नींद के लिए गोलियों की जगह एक पैक ब्रांडी लेने की सलाह दी और यह सलाह मीना की जिंदगी पर भारी पड़ गया। एक पैक कब 2, 3 और 4 तक पहुंच गया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। वो धीरे धीरे शराब के लत की आदी हो गई। मीना कुमारी को शराब की लत छुड़ाने के लिए दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार ने भी बहुत मेहनत की। वो चाहते थे मीना शराब की लत छोड़ दे, वो उनकी मदद करना चाहते थे और इसलिए वो अक्सर मीना से मिलने जानकी कुटीर जाया करते थे, क्योंकि दादा मुनि होम्योपैथी चिकित्सा का भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। और मीना कुमारी से मिलने जाने की एक वजह ना कि सिर्फ अपने को स्टार से मिलना था, बल्कि एक चिकित्सक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में भी वो मीना की देखभाल करना चाहते थे और इसलिए वो मीना से मिलने होम्योपैथी दवाइयों के साथ जाया करते थे। उस समय मीना कुमारी अपने शौहर कमाल अमरोही का आवास पाली हिल स्थित रेम्ब्रा को छोड़कर जमुना लाल बजाज की ऐतिहासिक शरण स्थली जानकी कुटीर में ही रह रही थी। एक बार दादा मुनि मीना कुमारी के लिए दवाइयां लेकर गए और मीना को समझाने लगे। तब मीना ने बड़े बुझे मन से कहा, कौन कमबख्त ठीक होने का तलबगार है दादा मुनि, मैं तो जितना जल्दी हो सके इस दुनिया को अलविदा कह देना चाहती हूँ। न कभी ईश्वर ने चित्रलेखा को याद किया, न चित्रलेखा ने ईश्वर को। मीना ने कहा, दवा खाकर भी क्या हो जाएगा, मैं ये जानती हूँ कि मैं बहुत कम दिनों की मेहमान बच गई हूँ, इसलिए शराब के कुछ घूंट तो गले में उतर जाने दो। हम हैं तैयार चलो। उस समय मीना कुमारी के पास उनके दूर के रिश्ते की एक बुआ भी बैठी हुई थी। उनके मुंह से निकला, अल्लाह भी कितनी दर्दनाक कहानियां बनाया करता है। मीना ने तुरंत उनको टोकते हुए कहा, फूफी अल्लाह को इन मामलों में मत घसीटो, हम तो अपनी कहानियां खुद ही लिखा करते हैं, बस इसका सिनेरियो अल्लाह तैयार करता है। कोई चाहत है न जरूरत है, कोई चाहत है न जरूरत है, मौत क्या इतनी खूबसूरत है, मौत की गोद मिल रही हो अगर, जागे रहने की क्या जरूरत है। शराब ने उनके लीवर को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। उन्हें लीवर सोराइसिस नाम की बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज करवाने मीना कुमारी लंदन भी गई थी और वहां से लौटने के बाद उन्होंने अपनी शायरी, अपनी डायरी, जो कुछ भी उन्होंने लिखा था वो सब उन्होंने मशहूर गीतकार लेखक गुलजार के सुपुर्द कर दी थी,
जिसे बाद में गुलजार साहब ने तन्हा चांद के रूप में छपाया भी और लोगों के सामने भी रखा। मीना को डॉक्टरों ने फिल्में ना करने की सलाह दे दी थी, लेकिन वो अपनी जुबान की इतनी पक्की थी कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकती थी। फिल्म गोमती के किनारे की स्क्रिप्ट सुनाने के दौरान उनकी मुलाकात उस वक्त के मशहूर राइटर सावन कुमार टॉक से हुई और वो सावन कुमार टॉक के स्क्रिप्ट सुनाने के तरीके से इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने न केवल फिल्म करने के लिए हाँ कही, बल्कि उन्होंने सावन कुमार टॉक से ये भी कहा कि इस फिल्म को आप ही डायरेक्ट करेंगे। इस तरह सावन कुमार टॉक लेखक से निर्देशक भी बने। आप कह सकते हैं कि सावन कुमार मीना की जिंदगी में आने वाले आखिरी शख्स थे जिनसे मीना का खास रिश्ता रहा। फिल्म निर्माण के दौरान सावन कुमार के पास जब पैसों की कमी पड़ी, तब मीना ने अपना एक बंगला तक बेच दिया था। हाय रफ्तार की नब्जें रुके, हाय रफ्तार की नब्जें रुके, दिल बैठ गया। कहाँ शुरू हुए ये सिलसिले, कहाँ टूटे, कहाँ शुरू हुए सिलसिले, कहाँ टूटे, ना इस सिरे का पता है, ना वो सिरा मालूम। मीना कुमारी ने अपने दिल में चाहे जिसे भी जगह दी हो, लेकिन वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। इसी बीच कमाल अमरोही को पाकीज़ा का फिर से ख्याल आया, जो दोनों की आपसी रंजिश में टूटन के कारण बहुत दिनों से अटक गया था। कमाल ने फिर पाकीज़ा के लिए मीना कुमारी को एक खत लिखा, जिसके लिए सुनील दत्त, नरगिस और खयाम साहब की पत्नी ने मीना कुमारी को मनाया। इस फिल्म को मीना हालांकि नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके दिल में जो कमाल साहब के लिए मोहब्बत थी, इसकी वजह से मीना ने फिर से एक बार हाँ कर दी और फिर से कहानी शुरू हुई पाकीज़ा की। और इस दौरान जब कमाल और मीना की पहली बार मुलाकात हुई, तो मीना कुमारी कमाल का हाथ पकड़ के बहुत रोई, बहुत रोई। सिमटते फैलते वक्त के साँचे में ढलकर अजब शक्ल के बनकर जमाना रखते हैं नाम, अजब शक्ल के बनकर जमाना रखते हैं नाम। कमाल किसी भी हाल में इस फिल्म को पूरा करना चाहते थे और मीना ने अपनी जिंदगी के बचे हुए समय में इसे पूरा करने का ठान लिया था, क्योंकि वो कमाल से वादा कर चुकी थी और वो अपने वादे को पूरा करना चाहती थी। इसलिए वो दिल जान से काम कर रही थी और गिरते स्वास्थ्य के बावजूद भी अपने अभिनय का अंतिम दौर, अंतिम प्रदर्शन पूरा कर रही थी। पाकीज़ा से जुड़ी और भी कई किस्से हैं। चलिए आपको एक और किस्सा बताए देते हैं। पाकीज़ा की शूटिंग के समय भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को शूटिंग देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उस वक्त वहां कई बड़े बड़े सितारे मौजूद थे। जब मीना कुमारी जी ने शास्त्री जी को माला पहनाई, तो शास्त्री जी ने बड़ी विनम्रता से पूछा, ये महिला कौन है? क्योंकि वो मीना कुमारी जी को ना ही पहचानते थे, ना ही उनका नाम जानते थे। जब उन्हें बताया गया कि ये मीना कुमारी जी हैं, तो उन्हें भी बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो ये तो जानते थे कि मीना कुमारी कितनी बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन वो पहले कभी उनसे मिले नहीं थे। लिहाजा अपने भाषण के दौरान उसी वक्त उन्होंने मीना कुमारी को संबोधित करते हुए कहा, माफ कीजिएगा मीना जी, मैंने आपका नाम पहली दफा सुना है। ऐसा ही एक और भी वाकया है, ऐसा ही एक और भी किस्सा है जो बयां करता है कि मीना जी के लिए लोगों के दिलों में कैसी जगह थी। पाकीज़ा की शूटिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में चल रही थी। लौटते वक्त वहां से रात हो गई और कमाल अमरोही की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। तय हुआ कि रास्ते में ही रुककर रात बिताई जाए और कल सुबह हम सब फिर से सफर पे चल पड़ेंगे। लेकिन तभी वहां डाकुओं ने उन पर धावा बोल दिया, लूटपाट शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही डाकू अमृतलाल को यह पता चला कि इसमें मीना कुमारी जी भी साथ हैं, वो दूसरी गाड़ी में है, उसने तुरंत अपनी बंदूक छोड़ दी और अपने साथियों को भी तुरंत लूटपाट बंद करने का आदेश दिया। और वो फौरन मीना कुमारी के सामने खड़े थे। उन्होंने मीना जी से कहा कि मैं आपकी फिल्में देखता रहा हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपकी एक्टिंग को बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। उसके बाद न केवल अमृतलाल ने उन सबके रहने की व्यवस्था की, बल्कि उन्होंने उनके खाने पीने का, नाच गाने का भी अच्छा इंतजाम किया। और जब सुबह उठकर वो लोग चलने लगे, तब अमृतलाल ने एक चाकू मीना जी के हाथ में देते हुए कहा,
कि बस मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आपका दस्तखत चाहिए। तब मीना ने अपने कांपते हुए हाथों से चाकू से अमृतलाल के हाथ पर अपना नाम लिखा और इस तरह से वहां से सबने विदा ली। मुझे तेरे काफिले में चलने का कोई शौक नहीं, मुझे तेरे काफिले में चलने का कोई शौक नहीं, मगर तेरे साथ कोई और चले, मगर तेरे साथ कोई और चले ये मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर, इसी बीच मीना कुमारी ये नहीं भूली थी कि उन्हें मुमताज को भी कुछ पेमेंट करना बाकी है। दरअसल मुमताज ने मीना जी के लिए किसी फिल्म में एक छोटी सी भूमिका अदा की थी, जिसके लिए उन्हें 3 लाख रुपए देने थे। हालांकि मुमताज ने कभी इस बात का जिक्र मीना जी से नहीं किया था, लेकिन मीना जी तो मीना जी थी, वो किसी का बकाया कैसे रख सकती थी। जब उन्होंने देखा कि उनका स्वास्थ्य दिन रात गिर रहा है और उनके पास बहुत ही कम समय बचा है, मीना जी ने मुमताज को अपने पास बुलाया और कार्टर रोड स्थित अपना बंगला उनके नाम कर दिया। तो ऐसी शख्सियत थी मीना जी। दुनिया चाहे उन्हें कुछ भी कहते रहे, लेकिन एक बात तो है, मीना जी अपनी जमीर को धोखा नहीं देना चाहती थी। हालांकि उन्हें दुनिया की कभी कोई परवाह नहीं रही, लेकिन उन्हें अपने जमीर की, अपनी खुदारी की परवाह बहुत थी। वो अपने आप के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहती थी और यही उनकी शख्सियत की शायद सबसे बड़ी, सबसे हसीन बात रही। मीना कुमारी जी ने अपने जीवन में ना जाने कितने जरूरतमंदों को लाखों रुपए दान किए। मीना किसी भी लाचार, गरीब, बेसहारा को दुखी नहीं देख सकती थी। वो कहती थी कि जो दर्द मैंने सहा है, उस दर्द को कैसे किसी और को सहते हुए देखूं। खैर, पाकीज़ा बनकर 16 सालों में तैयार हुई और 3 फरवरी 1972 को बॉम्बे के मराठा मंदिर में उनका भव्य प्रीमियर हुआ। मीना कुमारी कमाल अमरोही के बगल में बैठी थी जब मोहम्मद जहूर खयाम ने शाहकार बन गया ये कहकर उन्हें बधाई दी, तो मीना कुमारी रो पड़ी और उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि मेरे पति दुनिया के सबसे अच्छे निर्देशक हैं, निर्माता हैं। ये कहकर मीना कुमारी बहुत रोई। फिल्म अंततः अगले ही दिन 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई। पाकीज़ा ने सफलतापूर्वक 33 सप्ताह चलने का आनंद लिया और रजत जयंती भी मनाई। यहाँ एक और दिलचस्प वाकया पाकीज़ा से जुड़ी हुई सुनाती हूँ, जो ये भी बयान करता है कि मीना जी के एक्टिंग के दीवाने लोग कितने और किस कदर थे। बात जुलाई 1972 की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो अपने देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने हुए अहम बातचीत करने के लिए शिमला आए हुए थे। उस समय उनके साथ उनकी बेटी, जो तकरीबन उस वक्त 19 साल की रही होंगी, बेनजीर भुट्टो, वो भी उनके साथ आई थी। दोनों प्रधानमंत्री की बहुत अहम बातचीत चल रही थी। इस बीच बेनजीर ने उठकर पाकीज़ा देखने की ख्वाहिश जाहिर कर डाली। पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर M.K. कौर ने अपनी किताब एन आउटसाइडर एवरीवेयर में लिखा है कि मैंने तुरंत वहां के डिप्टी कमिश्नर से बात की और बेनजीर के लिए हॉल बुक करवाया, टिकट की व्यवस्था की और हम लोग तब 3 लोग बैठकर पाकीज़ा देख रहे थे रेड सिनेमा में। ये थी मीना कुमारी के लिए सरहद पार तक की दीवानगी। खैर, पाकीज़ा रिलीज हो चुकी थी और फिल्म गोमती के किनारे भी पूरी हो चुकी थी। उसके लगभग 23-24 दिनों के बाद ही, यानी कि पाकीज़ा रिलीज के 23-24 दिनों के बाद ही मीना कुमारी का सेहत बिगड़ने लगा। उनकी हालत बहुत खराब होने लगी। उन्होंने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरा कोई काम अब बाकी नहीं रह गया, अधूरा नहीं रह गया है। मैंने आपके लिए और आपके बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ा है। मैं जितना कर सकती थी मैंने किया है और अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मौत ही आखिरी हल है तो क्यों ना मैं अपने घर में ही मरूं। बहन खुर्शीद ने रोते हुए उसके होठों पर हाथ रख दिया और कहा, ऐसा नहीं कहते मुन्ना, तुम हॉस्पिटल चलो, तुम ठीक हो जाओगी। उनके घर के लोग, उनके अपने लोग मीना को मुन्ना ही कहकर पुकारा करते थे। मीना ने, यानी कि मुन्ना ने अपनी बहन की बात को बस मान लिया और उस दिन आखिरी बार मुन्ना ने कंघी करी, तैयार हुई, शीशे में अपने आप को देखा और बहन के साथ अलविदा नजरों से घर को देखते हुए चलने के लिए तैयार हुई। उन्होंने अपनी बहन खुर्शीद से कहा, मेरे मरने के बाद मेरे कमरे को ताला लगा देना। ये कहते हुए उन्होंने बहन खुर्शीद के हाथों पर चाबी रखी
और कहा, मेरे मरने के बाद पहले मुझे यहाँ लाना और फिर माँ बाबूजी के पास ही दफना देना। मीना अपने पिताजी को बाबूजी ही कहा करती थी। उनकी बहन ने रोते हुए उनके साथ चलने की तैयारी की और इस तरह 28 मार्च को मीना जी को मुंबई के सेंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वो अक्सर बेहोशी की हालत में रहती और जब होश में आती तो बस कमाल अमरोही का नाम पुकारती। कमाल अमरोही रोज उनसे मिलने आते थे और इस दौरान वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते। ऐसा लग रहा था कि फिर से वही दौर वापस आ गया था जब मीना और कमाल की प्यार की शुरुआत हो रही थी। ऐसी ही घटना घटी थी उनके शुरुआत में जब मीना जी का एक एक्सीडेंट हो गया था और वो पुणे के एक अस्पताल में एडमिट थी और कमाल उनसे मिलने जाया करते थे और तब भी यूं ही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहते थे। ये उनके मोहब्बत की इब्तिदा थी और आज ये आखिरी वक्त आ पहुंचा था। हॉस्पिटल में मीना के साथ उनकी बड़ी बहन खुर्शीद, उनके जीजाजी, उनकी भांजी, सावन कुमार टॉक, कमाल अमरोही, ये सब कोई होते थे। लेकिन अब आखिरी वक्त आ पहुंचा था। मीना को सारे गम से दामन छुड़ा लेने का वक्त आ गया था। हम ये कह कह कर दिल को समझा रहे हैं, हम ये कह कह कर दिल को समझा रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। 31 मार्च 1972 को गुड फ्राइडे वाले दिन दोपहर को 3:25 पर महज 38 वर्ष की मीना कुमारी हमेशा के लिए इस दुनिया से अपनी आंखें फेर ली। उनके जनाजे में कई फिल्मी हस्तियां, कई बड़े बड़े नामी लोग शामिल हुए, लेकिन जहां उनकी अंतिम यात्रा में भी धर्मेंद्र नहीं पहुंचे, वहीं सबके चले जाने के बाद भी सावन कुमार टॉक उनकी कब्र पर घंटों बैठकर रोते रहे थे। मीना के गुजरने के बाद उनके शौहर ने कहा, मैं मीना जी को एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर हमेशा याद करता रहूंगा, लेकिन वो एक अच्छी पत्नी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर उनके गम की, उनके दुखों की एकमात्र राजदार, एकमात्र सखी नरगिस ने कहा था, मौत मुबारक हो मीना, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं थी, अच्छा हुआ जो तुम इससे आजाद हो सकी। मुंबई के मजगांव स्थित रहमताबाद कब्रिस्तान में मीना को खुदा के हवाले कर दिया गया। वो अपनी जिंदगी को एक अधूरे साज, एक अधूरे गीत, एक टूटे दिल के साथ, लेकिन बिना किसी अफसोस के खत्म कर गईं। ये वो आखिरी पंक्तियां थी जो मीना जी अपने कब्र पर अंकित करवाना चाहती थी। ये थी मीना जी के जीवन को एक प्रोग्राम में समेटने की एक बहुत छोटी सी कोशिश, जो इन मात्र 12 एपिसोड के कार्यक्रम में संभव नहीं था। हमने अपनी कोशिश की है, लेकिन हम ये जानते हैं कि फिर भी मीना जी के बारे में बहुत कुछ अनकहा रह गया है, बहुत कुछ अनसुना रह गया है। हम फिर कभी उनकी बातों को, उनके जीवन के से जुड़े और भी किस्सों को आपके साथ किसी और प्रोग्राम में सामने रखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मीना जी से जुड़ी ये सारी बातें, ये सारे किस्से पसंद आए होंगे। आपको उनके बारे में बहुत सारी और जानकारियां मिली होंगी। उनके बारे में सारी जानकारी देखने के लिए हमारे मीना कुमारी सीरीज के बाकी के सारे एपिसोड्स को, बाकी के 12 एपिसोड्स को आप जरूर देखें। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। तो मिलती हूँ सितारों के जहां के अगले एपिसोड में किसी और कलाकार के साथ, उनकी जीवनी के साथ। आप बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स पर। मुझे यानी कीर्ति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।